काशी के कुरुक्षेत्र में अपना जौहर दिखाने केजरीवाल शिवगंगा एक्सप्रेस से वाराणसी पहुंचे। क्या है उनका प्लान? क्या वो मोदी को चुनौती देंगे? किन मुद्दों पर चुनौती देंगे? इन तमाम सवालों पर केजरीवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा ने। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बनारस के सफर पर हैं। ये ट्रेन दिल्ली से बनारस जा रही है और अरविंद केजरीवाल अपना बेस शिफ्ट कर रहे हैं। एक राजनीतिक लिहाज से देखें तो अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली की राजनीति में एक नाम थे और अब वो जब नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं तो फिर वो बनारस जा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। बनारस की पहली यात्रा राजनीतिक जीवन में कम से कम कह सकते हैं और पूरा परिवार साथ में। इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब हैं, वो अरविंद से समझने की कोशिश करते हैं। अरविंद, बनारस जा रहे हैं आप, ये बताने के बाद कि आप चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, उसके बाद आप पहली बार बनारस जा रहे हैं, पूरा परिवार साथ है, क्या इसके मायने क्या हैं? पहली चीज़ तो मैं बेस शिफ्ट नहीं कर रहा। भारत का रहने वाला था, भारत में ही रह रहा हूँ और भारत में ही रहता रहूँगा। भारत के किसी भी हिस्से में कभी भी जा सकता है। पूरे परिवार के साथ आप जा रहे हैं बनारस, उसका कुछ खास मायने हैं या बस परिवार को साथ जाना था, आपके साथ सपोर्ट? बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे तो वो भी साथ जा रहे हैं, उनकी भी एक पॉलिटिकल एजुकेशन है। आप चाहते हैं कि जो आप जिस तरीके के राजनीतिक बदलाव की कोशिश कर रहे हैं उसका हिस्सा आपके बच्चे भी बने, परिवार बने? सबको देश के बारे में तो सोचना ही चाहिए और अगर ज़िंदगी के अर्ली ईयर्स में शुरुआती सालों में अगर ये शिक्षा मिल जाए तो और भी अच्छा है। हमारे भारतीय संस्कृति में परिवार का एक बहुत अहम वो है, तो बच्चे अच्छे बड़े होकर नागरिक बने, अच्छे संस्कृति मिले उन्हें। अरविंद, दिल्ली के लोग भी आपको एक परिवार की तरह, एक परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। आप में एक चेहरा देखा था जो बदलाव ला सकता है दिल्ली में, लेकिन अब आपने दिल्ली छोड़ दिया, अब आप बनारस कह रहे हैं कि मैं मोदी को टक्कर देने के लिए बनारस जाऊंगा। तो दिल्ली के लोगों ने जो विश्वास जताया था, एक भावनात्मक लगाव हो जाता है लोगों का राजनीति में, हमने देखा है अपनी कवरेज के दौरान, उसका क्या होगा, उस विश्वास का? कोई विश्वास टूटा थोड़ी है। ये देश बचेगा तो दिल्ली बचेगी, ये देश बचेगा तो वाराणसी बचेगी। देश ही नहीं बचेगा तो कहाँ की दिल्ली और कहाँ का वाराणसी। देश बचाने के लिए जा रहे हैं वाराणसी। इस देश के लोगों को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि आज तक जो राजनीति चलती आई है उस राजनीति को बदलना पड़ेगा। आज तक ये यूपीए, कांग्रेस और बीजेपी, यूपीए और एनडीए की राजनीति चलती आई है। 5 साल यूपीए राज करता है, लूटता है, खूब जम के लूटता है, सब गलत काम करता है। फिर जनता गुस्से में आती है, यूपीए को हटा देती है, फिर एनडीए आ जाता है, फिर एनडीए जम के लूटता है, फिर जनता गुस्से में आती है, एनडीए को हटा देती है, फिर यूपीए आ जाता है। ये जो एक बार यूपीए, एक बार एनडीए, एक बार यूपीए, एक बार एनडीए, इस खेल को ख़त्म करना पड़ेगा। अब 10 साल यूपीए ने लूट लिया, अब नरेंद्र मोदी जी आस लगाए बैठे हैं कि वो आएंगे। कुछ बदलाव आएगा क्या? नरेंद्र मोदी जी के अगर हम चेहरे देखें तो पहली तो ये सुनने में, ये देखने में आ रहा है कि सारे कांग्रेसी छोड़ के नरेंद्र मोदी जी के साथ जा रहे हैं। तो ये मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ऊपर मनमोहन सिंह जी बैठे थे, अब ये सारे लोग जाके अब मोदी जी के साथ लग लिए। अब मोदी जी की सरकार है, वही सारे चेहरे मोदी जी ऊपर बैठेंगे। कुछ बदलाव आएगा क्या? अरविंद, आप भी तो एक मिनट। अब मोदी जी के साथ, मोदी जी ने 272 किसी भी हालत में लाना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके लिए चाहे जितने गुंडे, मवाली, अपराधी इकट्ठे करने पड़े हैं। येडियुरप्पा को ले लिया, रामविलास पासवान को ले लिया, श्री रामुलु को टिकट दे दिया, दिनू भाई सोलंकी उनके पार्टी के हैं। तो ऐसे लोग, अगर कल को येडियुरप्पा टेलीकॉम मिनिस्टर बन गए, श्री रामुलु माइनिंग मिनिस्टर बन गए, तो क्या फ़र्क क्या है? ये हम लोगों को कहने जा रहे हैं इस बार कि ये 2 सेनाएं हैं, यूपी और एनडीए, इन दोनों के बादशाह हैं। एक का बादशाह है राहुल गांधी और दूसरे के बादशाह है नरेंद्र मोदी। इस बार इन दोनों को हरा दो, यूपी और एनडीए दोनों को हरा दो। जैसे पहले होता था, सेनाओं में जब टक्कर होती थी, राजा को हरा दो तो बाकी सेना अपने आप हार गई। लेकिन तो लड़ाई तो 2 सेनाओं के बीच में होती है। आप तीसरी सेना लेकर आ गए हैं, आम आदमी की सेना। लड़ाई तो 2 सेनाओं के बीच में होती आई थी, हमने तो यही सुना था। 3 सेनाओं के बीच में लड़ाई कैसे होगी? तो ये 2 सेनाएं हैं। तो इस बार जनता मोदी जी को भी हरा दे और राहुल गांधी को भी हरा दे, तब इस देश के अंदर असली बदलाव आएगा। बदलाव इससे नहीं आएगा कि कांग्रेस को हरा दिया बीजेपी आ गई, बीजेपी को हरा दिया कांग्रेस आ गई। इस बार राहुल गांधी और मोदी जी दोनों को अगर इस देश की जनता हरा दे
तब इस देश की राजनीति में ऐसा भूचाल आएगा, ऐसा समुद्र मंथन होगा इस देश की राजनीति में, उसमें से कुछ अमृत निकलेगा, उसमें से जो सरकार निकलेगी। और मेरा मन कहता है उसके बाद 1 साल के अंदर दोबारा चुनाव होगा और वहाँ से फिर एक देश के अंदर स्वच्छ और सच्ची राजनीति निकलेगी। और नहीं तो फिर वो वैसे ही चलता रहेगा। अरविंद, बहुत से लोग कहते हैं कि दिल्ली में आपके बाहर आने की वजह से दिल्ली में पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, आपको लगता है सर? पार्टी कहाँ जरूरी है? आम आदमी पार्टी के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। देश जरूरी है, देश बचेगा तो पार्टियां बचेगी, देश ही नहीं बचेगा तो कहाँ की दिल्ली और कहाँ की पार्टी। अरविंद, आपने एक चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को गैस प्राइसेस को दोबारा रिवाइज करने के बारे में, और वो उस चिट्ठी को मान भी लिया गया है, अभी फिलहाल के लिए रोक लग गई है। आपको लगता है कि ये भी कुछ हद तक कामयाबी है? इससे कुछ चुनाव में आपको मदद मिलेगी, लोगों में मैसेज आएगा कि आप सही मुद्दे उठा रहे हैं? लोगों के सामने एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि आज अगर इस देश के अंदर सच्ची लड़ाई कोई लड़ रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर इस देश की राजनीति को स्वच्छ करने की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है। अगर कोई सच्ची टक्कर दे रहा है मुकेश अंबानी जैसे लोगों को तो वो आम आदमी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी मुकेश अंबानी के हवाई जहाज इस्तेमाल करते हैं। मुकेश अंबानी के इतने क्लोज हैं नरेंद्र मोदी, उसके हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं। अंबानी परिवार के दामाद को उन्होंने अपना कैबिनेट मंत्री बना रखा है। अंबानी परिवार उनको रैली के पैसे देता है। उसी तरह से राहुल गांधी जी अंबानी परिवार के बहुत क्लोज हैं। राहुल गांधी जी भी उनके हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं। राहुल गांधी जी को भी वो पैसे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो ये दोनों, एक जेब में अंबानी के राहुल गांधी जी हैं और दूसरी जेब में नरेंद्र मोदी जी हैं। आज पहली बार इस देश के अंदर किसी ने टक्कर दी और मुकेश अंबानी को आम आदमी पार्टी ने दी। आम आदमी पार्टी की जब हमारी सरकार थी, हमने मुकेश अंबानी के इस गैस घोटाले के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। और अब हम लोगों ने चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को, बीजेपी ने क्यों नहीं लिखी? हम लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कि 1 अप्रैल से गैस के दाम बढ़ जाते अगर, तो इस देश के अंदर इतनी महंगाई हो जाती कि आम आदमी रो पड़ता। अब हमारी चिट्ठी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने के लिए इसको टाला है। अब इस देश के लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि अगर UPA की सरकार आती है तो इस गैस के दाम $8 हो जाएंगे। $1 की चीज़ के $8 हो जाएंगे। अगर मोदी जी की सरकार आती है तो इसी गैस के $16 हो जाएंगे। मोदी जी कहते हैं कि अंबानी को $16 दो, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो $4 होंगे। तो आपको ये सोचना है कि आपको महंगाई चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, तो आप UPA और NDA को वोट दो, और नहीं तो इस बार झाड़ू चला दो। अरविंद, आपके विरोधी बोलते हैं कि आपके पास हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज नहीं है प्रचार करने के लिए, इसलिए आप जो भी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है आप उन पर सब सवाल उठाते हैं। हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है तो हम उन पर सवाल उठाते हैं, ये क्या सवाल हुआ? आपके विरोधी बोलते हैं कि वो लोग ये बीजेपी कांग्रेस वाले बोलते हैं, इनको बोलने दो। अरविंद, बनारस आप जा रहे हैं, आपको कहीं इस बात को लेकर के कोई हिचक है मन में कि वहाँ जिस तरीके से आपका विरोध हो सकता है, जो गुंजाइश है वहाँ पर व्यापक स्तर पर ये कहते हैं कि मोदी वेव है, ये कहते हैं तमाम लोग, तो आपको लगता है कि वहाँ पर विरोध हो सकता है, आपको एक्सेप्ट ना करें वहाँ के लोग, ऐसा हो सकता है? मोदी वेव, ये वेव तो आप ही लोगों ने बना रखी है। मैं तो अभी देश में कई जगह जा चुका। हरियाणा में घूम लिया, मेरे को तो कहीं वेव दिखाई नहीं दी। महाराष्ट्र में गया, मेरे को तो कहीं वेव दिखाई नहीं दी। उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न और UP में गया था, मेरे को तो कहीं वेव दिखाई नहीं दी। कल वाराणसी में भी देख लेंगे कि कहाँ है वो मोदी जी की वेव। दूसरी चीज़, जब इन लोगों को टक्कर देंगे, हेड ऑन टक्कर देंगे, आमने सामने की टक्कर देंगे, तो आपको क्या लगता है चुप बैठेंगे ये लोग? कुमार विश्वास गए हैं राहुल गांधी जी को टक्कर देने के लिए, रोज़ उन पर अटैक हो रहे हैं। कभी उनको पिटवाया जाता है कुमार को, कभी मजबूत आदमी है, खड़ा है, टक्कर दे रहा है राहुल गांधी को। तो हम भी हारने वाले थोड़ी हैं, डरने वाले थोड़ी हैं। लेकिन आपके ट्वीट से भी लगा कि आपको आशंका है कि कुछ इस तरीके की चीज़ हो सकती है। बीजेपी वालों ने ट्वीट किया है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कल केजरीवाल अपने ऊपर अटैक करवाएगा और मोदी जी को, कि मैं अपने ऊपर क्यों अटैक करवाऊंगा? वो अन्ना जी कहते हैं ना, जो जैसा चश्मा पहनता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। तो ये बीजेपी वाले यही करते हैं, अपने ऊपर अटैक करा के और दूसरों को दोष देते हैं। यही साजिश इन्होंने रची है ज़िंदगी भर, यही राजनीति करी है इन्होंने, तो उनको वही दिखाई देता है कि दूसरे ऐसे ही करेंगे। अरविंद, थोड़ा सा बनारस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बनारस में एक खास चीज़ है, किसी ने कहा था तो मुझे याद है वो शब्द कि बनारस इज़ ऑल अबाउट रिवर, सिवर एंड वीवर। ये 3 चीज़ें हैं जो बनारस की हैं, और वहाँ के लोग बोलते हैं कि इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहाँ पे गंगा नदी है जो बनारस के लिए बिल्कुल उसकी जान है, उसकी वो है। अब गंगा नदी में 2 मुद्दे निकलते हैं। एक तो उसका प्रदूषण। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, यहाँ का पानी जो है वो नहाने लायक भी नहीं बचा है।
और पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपया खर्च हो चुका है उसके पोल्यूशन को साफ करने के नाम पे, सारा भ्रष्टाचार की। तो जब तक भ्रष्टाचार नहीं होगा तब तक ये गंगा नहीं बचना है। दूसरा मुद्दा है, उस गंगा के ऊपर इन्होंने, बीजेपी वालों ने, बीजेपी की सरकार ने उत्तराखंड में इतने बांध बना दिए कि गंगा बचने वाली नहीं है। गंगा ही नहीं बचेगी तो वाराणसी कहाँ से बचेगा? और उसमें ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों शामिल हैं। गंगा नदी के तट के ऊपर शुरू से लेकर अंत तक देख लो, सारी नदी के तट बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलकर खरीद रखे हैं, ज़मीनें खरीद रखी है, रेस्ट हाउस बना रखे हैं, गेस्ट हाउस बना रखे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आई ना, सारा हम डिस्क्लोज कर देंगे किस किस ने कितनी ज़मीनें कहाँ कहाँ खरीद रखी हैं, सब जनता के सामने आ जाएगा। अरविंद, क्या आप कोई कम्युनिटी विशेष टारगेट करने की कोशिश बनारस में कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि आप मुस्लिम लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं, इस देश के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये कम्युनिटी के चक्कर में मत पड़ो, ये धर्म और जाति के चक्कर में मत पड़ो, लुट जाओगे। इन लोगों ने बांट दिया हम लोगों को, अभी इकट्ठे हो जाओ बस सारे, यही हमारा मैसेज है। आपने एक चिट्ठी लिखी है बनारस के लोगों के नाम, उसमें जिस तरीके से शुरुआत आपने उस चिट्ठी की है, जिस तरीके से जिक्र किया है उसमें, लगभग ऐसा लगता है कि आप ये मान रहे हैं कि लोगों के दिल में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी हैं। इस तरीके से क्यों, इस लहजे से क्यों आपने शुरुआत की है उस चिट्ठी की? देखिए, दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो मोदी जी के खिलाफ हैं, तो वो तो हैं ही खिलाफ, उनको तो समझाने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को एक चांस देने का मतलब है ये येडियुरप्पा को एक चांस देना। मोदी जी को एक चांस देने का मतलब है उसी रामविलास पासवान को चांस देना जो अभी तक चांस लिए हुए था। मोदी जी को चांस देने का मतलब है श्री रामुलू को माइनिंग घोटाला करने के लिए चांस देना। मोदी जी को चांस देने का मतलब है अंबानी को इस देश को लूटने का चांस देना। मोदी जी को चांस देने का मतलब है अडानी को चांस देना। किसको चांस देने की बात कर रहे हैं? किस गलत फहमी में जी रहे हैं इस देश के लोग? तो उन लोगों को जब हम कह रहे हैं तो हम ये, तब इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है। अरविंद, बहुत बड़ा मंथन एक चल रहा है, तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो या फिर तमाम लोग, उनमें ही चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या स्ट्रेटेजी ले आएंगे जो बनारस में काम कर जाएगी। नरेंद्र मोदी जो वहाँ पर हर हर मोदी के नारे लगने शुरू हुए थे, वो किसी तरह से वो जो जिसको आप कहते हैं कि वेव नहीं है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि वेव है, वो कैसे उसको डाउन ले आएंगे? इतना बड़ा कद जो नरेंद्र मोदी ने बना लिया, उसको कैसे काउंटर करेंगे? क्या स्ट्रेटेजी सोची आपने, क्या करेंगे क्या बनारस में जाके? कुछ भी नहीं सोचा, अपना कर्म करने जा रहा हूँ। लोगों को बताएंगे, सच्चाई बताएंगे, लोग मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो इस देश की किस्मत, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो अपना कर्म करने जा रहा हूँ। चलिए अरविंद, अपना कर्म करने जा रहे हैं बनारस में। और एक चीज़ और हमने जो यहाँ पर देखी अरविंद, कि आप सब लोग मिलने के लिए आ रहे थे आपसे यहाँ पर ट्रेन में, जितने भी। बहुत जरूरी है। हमारा देश आज़ाद हो चुका है। इस देश से कहते थे कि राजे महाराजे ख़त्म हो गए, तो लोगों से मिलना तो चाहिए। ये अब जनतंत्र है। जनतंत्र का मतलब बचपन में सिखाया जाता था जनता का शासन। जनता का शासन मतलब जनता में से ही राजे महाराजे निकलते हैं। अभी हमारे मॉडर्न ज़माने के महाराजे हैं, जो मोदी जी हवाई जहाज़ से आते हैं, हेलीकॉप्टर से स्टेज पे उतरते हैं और फिर चले जाते हैं। आपने कभी मोदी जी का इंटरव्यू किया है? बहुत से लोग कर चुके हैं और बहुत से लोग करना भी चाहते हैं। आपने कभी किया? नहीं, मैंने नहीं किया। किस ने किया? मैंने तो देखा नहीं उनका। मेरे को तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं जी वो इंटरव्यू देते ही नहीं है। ना वो इंटरव्यू देते, ना मीडिया वालों से बात करते। अभी जब मैं रैली करने गया था, लेकिन अपने विचार तो नरेंद्र मोदी रखते हैं ना, सब जगहों पर जाते हैं तो नरेंद्र मोदी अपने विचार रखते हैं, अपनी बातें बताते हैं, वो क्या करेंगे, क्या पॉलिसीज लेकर आएंगे, किस तरीके से देश चलाएंगे, बताते हैं। तो वो तो वन वे डायलॉग हुआ ना। मान लो उनसे प्रश्न पूछने तो कैसे पूछें? मैं अभी अहमदाबाद गया था, 25-30 हज़ार लोगों की रैली थी। मैंने वहाँ लोगों से पूछा, मैंने कभी मोदी जी से मिले हो? 3 लोगों ने हाथ खड़े किए। 25 हज़ार लोगों की रैली में 3 लोगों ने हाथ खड़े किए कि हाँ, हम पिछले 12 साल में मोदी जी से मिले हैं। ये तो जनतंत्र नहीं है सर। जनतंत्र में जनता से मिलना तो पड़ता है। ये कैसा जनतंत्र है? हवाई जहाज़ से आए, स्टेज पे उतरे और फिर और यही राहुल गांधी करते हैं और यही मनमोहन सिंह करते हैं। फिर मनमोहन सिंह में राहुल मोदी में क्या फ़र्क है? मनमोहन सिंह जी भी नहीं बोलते, मोदी जी भी नहीं बोलते किसी से। वो अपना बोलते हैं। जनता कुछ पूछना चाहिए, जनता कहती है भाई हमारे साथ बैठो तो सही, बातचीत तो करो, हमारे प्रश्न हैं, हम बात करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं। वो बात ही नहीं करते। अच्छा जी, ये जो आपका स्टाइल है ना लोगों से मिलने का, बात करने का, मुझे लगता है कि आप इसी के दम पर ये कहते हैं कि आप चीज़ों को बदल देंगे, बहुत सारी चीज़ें बदल देंगे। आपके परिवार से थोड़ा सा ये समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, क्या उससे ये लोग भी इंस्पायर्ड होते हैं? ये भी कुछ जानना चाहते हैं। अरविंद के बेटे यहाँ पर हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, जब लोगों से घिरे रहते हैं, पापा हमेशा लोगों से मिलते रहते हैं, तो लगता है ये कि लोगों के लिए ही हैं, हमें टाइम कम दे पाते हैं, या इंस्पायर होते हैं इन चीज़ों से?
इंस्पायर होते हैं, बल्कि बहुत खुशी और बहुत प्राउड होते हैं पापा पे कि इतने लोग पापा से जुड़ चुके हैं कि मतलब एक झलक पाने के लिए भी लोग लड़ते हैं। तो मतलब इससे पता चलता है कि सब पापा के साथ, मतलब पापा सबको लेकर चल रहे हैं अपने साथ। और इससे पता मतलब आम आदमी सब जुड़ चुका है, सबको अब अवेयरनेस हो रही है कि ये लोग कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और इंस्पायर होते हैं। ऐसे कोई शिकायत नहीं कि पापा टाइम नहीं देते, रात में जब आते हैं तो बातें भी करते हैं, और फिर अगर कोई डाउट होता है पापा सब क्लियर करते हैं। और जब कभी और ज़्यादा टाइम होता है तो मूवी देखने भी जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी कोई शिकायत नहीं, बल्कि बहुत प्राउड फीलिंग है कि पापा हमें टाइम देने के साथ साथ पूरे देश को टाइम दे रहे हैं, पूरे देश को अपना परिवार समझ के आगे चल रहे हैं। अच्छा, लोग तो पता नहीं कितना समझे अरविंद की पॉलिटिक्स को, वो तो वोट देंगे तब साथ साथ पता चलता रहता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी पॉलिटिकल एजुकेशन बहुत जल्दी हो गई है। तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को समझा रहे हैं। आपके एग्जाम होने के बाद लोग घूमने के लिए जाते हैं, फैमिली को बोलते हैं कि पहाड़ों पर जाना है, कहीं पिकनिक मनाने जाना है। आपको पापा की रैली में जाना होता है? हाँ, खुशी मतलब वाराणसी घूमेंगे भी, तो मतलब जब जाएंगे तो देखेंगे भी, कल गंगा भी शायद जाएंगे। मतलब ऐसी रैलीज में जाकर घूमेंगे भी भाई पे, तो ऐसे मतलब हम भी घूमते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर दो ऑप्शन मिलेंगे कि टाइम वही है, रैली का भी टाइम वही है, गंगा भी घूमने उसी वक्त जा सकते हैं, कौन सी जगह जाएंगे? तो रैली में इतने सारे लोग जुड़ते हैं, उनका जो जोश होता है वो भी एक अलग ही मज़ा है उसका भी। मतलब सब नारे लगाते हैं ऐसे पूरे जोश से, और कैसे नारे लगाते हैं? जैसे हर हर मोदी? मतलब इतना जोश होता है लोगों में, पूरा अपने जोश के साथ ऐसे नारे लगाते हैं, तो उसका भी अलग ही मजा है। तो आप कौन सा नारा लगाएंगे? मैं जो लोग लगाएंगे वही मैं भी लगाऊंगा। चलिए, जो लोग लगाएंगे वही मैं भी लगाऊंगा। अरविंद की बेटी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आपके एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुए हैं, तो शायद आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं। बीच में लगा कि इसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए थोड़ा सा? हाँ, मुझे बहुत मन था आने का, और लोगों में जोश देखना है। बहुत अच्छी लहर है, अब जनता जाग रही है, और जनता एक ईमानदार विकल्प के लिए जाग रही है। तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में लोगों का जोश। कोई पढ़ाई का नुकसान बीच में नहीं होगा इसके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल नहीं होगा। अरविंद, ये जो पॉलिटिकल एजुकेशन फैमिली में भी हो रही है, ये चीज़ आपको इंस्पायर करती है, आपको आगे बढ़ने के लिए कहती है, या कई बार ये लगता है कि नहीं, ज़्यादा वक्त फैमिली को देना चाहिए? नहीं, परिवार का बहुत सहयोग है। परिवार के सहयोग के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। फैमिली को साथ लेकर के अरविंद चल रहे हैं, और ये एक तरीके से देखें तो एक इमोशनल मैसेज भी देना चाहते हैं कि जब बनारस जा रहे हैं वहाँ पर इतनी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए, तो पूरा परिवार साथ है। तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो साथ में सफ़र कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के लिए भी, और वो इस चीज़ के लिए माहिर हैं, इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि बड़े रिस्क लेते हैं और बदले में बड़े रिवॉर्ड भी अरविंद केजरीवाल को मिलते हैं। वाराणसी में क्या होगा, जो सबसे बड़ी इस बार की पॉलिटिकल लड़ाई साल 2014 की होने जा रही है, उसमें क्या बड़ा रिवॉर्ड अरविंद केजरीवाल को मिल पाएगा, ये सवाल अभी भी कायम है, और बनारस के लोग इस पर फैसला करेंगे। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली से बनारस की ट्रेन में अरविंद केजरीवाल के साथ।